नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज पंजाब असेंबली के हवाले से बड़ी खबरें हैं और उसमें सबसे अहम खबर यह कि मलिक अहमद खान साहब ने कह दिया कि अब अपोजिशन जो है वो बदतमीजी पर उतर आई है। अब सिर्फ पहले तो तंदो तेज जुमले इस्तेमाल किए जाते थे, अब गाली गलोच पर आ गई है अपोजिशन। और दूसरी जानिब अहमद खान बच्चर साहब जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असेंबली में, उनका यह कहना था कि अपोजिशन का एहतजाज करना वजीर आला की तकरीर के दौरान उनका हक था, लेकिन मलिक अहमद खान साहब ने उनके साथियों को जो सस्पेंड किया वो ज्यादती की गई है। और यकीनन माहौल तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अगले रोज मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि जी ये 5 साल ऐसे ही करते रहेंगे, इनकी मजबूरी है। और उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब आप सिर्फ मेरी तरफ मतवज्जे हों। तो ये तो मामलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात शायद अभी तक ठीक नहीं हो रहे। फवाद चौधरी साहब ने कुछ लीडर्स को तो बाकायदा रैट यानी कि चूहा कह दिया, जिसमें रऊफ हसन खान और हामिद खान साहब को। और उन्होंने कहा कि इन्होंने ही 2013 के इंतखाबात हरवाए थे, हामिद खान साहब ने, और अब 2018 के इंतखाबात में भी मुश्किलात जितनी पैदा हुई इमरान खान साहब के लिए वो भी इन्हीं की वजह से थी। और भी उन्होंने बहुत सारे लीडर्स का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका ये कहना था ये जो नए नए जो लीडर्स आए हैं इनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई का जेल से मैसेज ये है कि ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, यानी कि ये जो बयानात हैं एक दूसरे के खिलाफ, अंदरूनी मामलात जो हैं, इन पर कभी कोई भी स्टेटमेंट्स ना दे। हामिद खान ने अलबत्ता फवाद चौधरी साहब के हवाले से जवाब दिया, उन्होंने कहा वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही नहीं है, तो उन्होंने शायद इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो नाज़रीन इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब JUIF की का मजलिस शूरा का इजलास जो है वो अभी जारी है और कहा यह जा रहा था कि कल भी होगा और उसके बाद शायद फैसलों का बताया जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या फैसला करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में थोड़ा सा बजट के ऊपर भी नजर डालेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूं, मेरे साथ मौजूद हैं राजा रियाज खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। कादिर खान मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, MPA सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पंजाब असेंबली और असेंबली से बाहर PTI के लीडर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त दें तो मैं चाहूँगा कि मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली का शॉर्ट अगर प्रोड्यूसर साहब आप हमें सुनवा दें तो, ताकि फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि मलिक अहमद खान बच्चर जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है पंजाब असेंबली का, वो भी सुनवाइएगा जी। वहाँ पर लोगों को ये इजाजत दे दी जाए कि वो लोगों को गंदी नंगी गालियां दे, लोगों के वालिदैन के नाम ले लेकर उनके ऊपर नारेबाजी करके कस कस कर बेहुदा नारे कसे। क्या ये इजाजत दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें? क्या ये इजाजत दे दी जाए कि जब आपका दिल करे आप किताबें उखाड़ें, उनको फाड़ें और फाड़ कर आप उनको फेंकना शुरू कर दें? ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस, आई विल मेंटेन द ऑर्डर। माइंड मुकम्मल तौर पे पार्टी बन चुके हैं हमारे स्पीकर साहब। कोई कौन सा गुनाह हो गया है कि महारानी साहिबा की स्पीच पे जो एक हमने रद्द-ए-अमल दिया है, तो क्या वो शहनशाह है? क्या वो वजीर आला जो अपने आप को कहती है फॉर्म 47 के सामने एहतजाज भी को न करे? और मैं स्पीकर साहब को ये कहूँगा कि आपने हमारे MPAs को सस्पेंड किया। स्पीकर साहब जो होते हैं वो असेंबली के कस्टोडियन होते हैं। तो स्पीकर साहब अपनी पोजीशन को मुतनाज़ा कर चुके हैं, अब अपनी पहले पोजीशन क्लियर करें। स्पीकर साहब अपनी पोजीशन क्लियर करें। और दूसरी जानिब स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मैं ऐवान का कस्टोडियन हूं और जिस तरह मैं कहूंगा उस तरह हाउस चलेगा। ये कोई जलसा नहीं या कोई कंटेनर नहीं जिस पर खड़े हो कि आप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं राजा रियाज साहब, माशाल्लाह आप भी बहुत दफ़ा पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, अब ये हम किस तरफ निकल पड़े हैं कि यकीनन एहतजाज किया जाता है लेकिन वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से होता है, बाकायदा नारेबाजी भी की जाती है, लेकिन ये अब जो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि गालम गलोच और वालदैन के नाम लेके लीडर्स के, तो वो ये क्या रविश अब डल रही है सर? जी शुक्रिया भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारी बदकिस्मती है
जी राजा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। आपकी आवाज शायद सही तरह नहीं मुझ तक पहुंच रही थी। कादिर खान मंदोखेल साहब, आप भी पार्लियामेंटेरियन रहे क्योंकि पंजाब असेंबली का मामला है, लेकिन मैं ओवरऑल रवैये की बात करूंगा सियासतदानों की। उसके बाद मैं चाहूंगा कि नदीम कुरैशी साहब बताएं कि मामला इस नहज तक क्यों पहुंचे, क्योंकि वो भी MP हैं पंजाब असेंबली के। कादिर खान मंदोखेल साहब, ये रवायत ठीक है, एहतजाज किया जाता है, नारेबाजी होती है, लेकिन अगर स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि गाली गलोच, तो ये तो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। देखिए, पिछले असेंबली में राजा रियाज साहब हमारे साथ थे जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को स्पीच नहीं दिया है, तो मैंने और हमारे दो साथियों हमने स्पीकर के डेस्क के सामने एहतजाज किया। ना कोई गाली दी है, ना किसी को बुरा भला कहा, सिर्फ इतना कहता रहा कि भाई मेरे चेयरमैन को आप स्पीच दे दिए, बड़ा अहम मौजू है। और राजा रियाज साहब गवाह है और उस वक्त PTI में थे। तो स्पीकर साहब ने मेरी एक दिन की मेंबरशिप पे पाबंदी लगा ली है और असेंबली के आने पे। तो यहाँ पे जो मलिक अहमद खान साहब, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बड़ा कूल माइंड आदमी है। जब वो बता रहे हैं कि वो वालिदैन का नाम लेके गालियाँ दी, यकीनन मुझे पूरी यकीन है ऐसा हो गया होगा। मरियम नवाज स्पीच बंद करो, यकीनन नवाज शरीफ साहब का या दूसरे लोगों का भी नाम लिया होगा और गाली गलौज का जो बता रहे हैं उसमें। और ये ऐसी चीजें हैं जो चुप नहीं सकती। अगर PTI के दोस्तों को इस पे एतराज है, मैं वैसे आपको ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो वो असेंबली की जो जारी बातें, वॉइस, वो सारी चीजें तो रिकॉर्डेड होती है। तो वो सारी चीजें जो ना वो गाले चैलेंज कर दें। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। मैं अपना मिसाल दूं, मैंने तो ना गाली दी है ना बदतमीजी की है, सिर्फ इस बात पे जरूर मैं जिद कर रहा था कि मेरे चेयरमैन को स्पीच का मौका क्यों नहीं दे रहा है। इस पे अगर असद कैसर साहब उस वक्त स्पीकर थे, मेरी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी एक दिन के लिए और फिर अगले दिन मैं वापस चला गया और रवाना हो गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक रवायात भी है और असेंबली का डेकोरम को मेंटेन रखने के लिए ये चीजें जरूरी भी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि दोबारा रिपीट करता हूँ कि मेरे जिद पे मेरी मेंबरशिप मुअत्तल करी। यहाँ तो वो मलिक अहमद खान साहब बता रहे गालियाँ दी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन चीजों से हमें बाहर आना चाहिए। और असेंबली का जो मेंबर होता है वो पूरा 8-10 लाख लोगों का जो ना वो एक मैंडेट लेके आता है, वोट लेके आता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसी तरह गाली गलोच करते रहे, और मैं एक और सवाल करता हूँ साथ साथ, क्या इन गाली गलोच से मरियम नवाज साहिबा का स्पीच रुक गया? क्या इस गाली गलोच से उन्होंने जो बजट पास करना था वो कोई चीज रुक गया? होना कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये होता ना कि मेरे ख्याल में अपने आप को एक्सपोज करना होता है और कुछ नहीं। जी नदीम कुरैशी साहब, ये क्यों नौबत पेश आई? आप खुद सुन्नी इत्तेहाद के मेंबर, ऑपोजिशन के मेंबर पंजाब असेंबली में, अगर मलिक अहमद खान का एतराज सही है तो फिर तो ये वाकई आपको कुछ सोचना चाहिए कि गाली गलोच जो है वो तो किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। जी राजा साहब, आप जरा बात मुकम्मल कर लें क्योंकि पहले शायद कोई प्रॉब्लम आई थी टेक्निकल। जी राजा रियाज साहब। जी भाई, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जब PTI की हुकूमत आई तो इन्होंने एक कल्चर डेवलप कर लिया था बदतमीजी का, गाली का, और किसी की इज्जत नहीं करनी, ना अपनी इज्जत करानी है ना किसी की इज्जत करनी है। इन्होंने ऐसा पाकिस्तान का माहौल खराब किया और अब ये वो ही सारी चीजें लेके पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली में मैंने खुद देखा है कि वो ही इन्होंने चीज डेवलप कर ली है। कोई काम की बात नहीं करते, कोई बजट पे बात नहीं करते, सिर्फ गालियां देना, हुल्लड़बाजी करना और कुर्सियों पे जहां पे बैठना उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं, उनके सामने जो मेज है उन पे खड़े हो जाते हैं, इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा करते हैं पंजाब असेंबली में। फिर आप देखें कि सियासत में अब उनके वालिदैन तक जाना, मियां नवाज शरीफ साहब तक जाना, मियां शहबाज शरीफ साहब तक जाना, ये कहाँ की शराफत है? ये कौन पता नहीं लोग असेंबलियों में आ गए हैं और इनका बानी इनको दर्श देता है कि ये काम सबसे अच्छा, आपने यही जारी रखना है। वो बानी PTI भी है और बानी 9 मई भी है। तो 9 मई वाली याद वो ताज़ा रखता है और उसने सारा कल्चर इस मुल्क का असेंबलियों के अंदर भी और बाहर भी तबाह करने की मुकम्मल हर रोज हिदायत देता है। तो मैं अपने इन PTI वाले भाइयों को कहूँगा कि खुदा के लिए कोई होश के नाखन लें। ये मुल्क आपका है, ये असेंबलियां आपकी हैं, इस असेंबलियों में बैठना अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है
और उस इज्जत को संभाल के रखें, उस इज्जत को अच्छे तरीके से अच्छे बिहेव करके लोगों के मसाइल पे बात करें। आपको लोगों ने इसलिए नहीं भेजा असेंबली में कि आप बैठ के गालियां देते रहें, बदतमीजी करते रहें, किताबें पढ़ते रहें, बजट की कापियां पढ़ते रहें। कुर्सियों पे बैठने के लिए अवाम ने आपको वोट दिए हैं, कुर्सियों पे खड़े होने के लिए अवाम ने आपको वोट दिए हैं। जो आपके सामने मेज पड़े हैं, टेबल हैं, उन पे किताबें रख के उन्हें पढ़ें और उन पर कुछ लिखें, बजाय इसके कि उन्हें पढ़ने के, उन पर कुछ लिखने के ये उन मेजों पे खड़े होते हैं, उनको जूते मारते हैं। तो पता नहीं ये किस किस्म का, कोई इनको समझाने वाला नहीं, कोई इनको कहने वाला नहीं। एक अजीब कल्चर इन्होंने डेवलप कर दिया है। अल्लाह मुल्क को, पाकिस्तान को सही सलामत रखे और ये जो शर्पसंद नासर है इनसे मुल्क को बचाए। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आके इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक पार्टी को जब आप पंजाब में ना कोई जलसा करने देते हैं, ना कोई कॉर्नर मीटिंग करने देते हैं, तो फिर शायद उनका गुस्सा, गम जो भी है वो फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस निकल। लेकिन इसके बावजूद किसी को गाली गलोच की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस पर मजीद भी बात करेंगे। फिर नदीम कुरैशी साहब से पूछेंगे कि आखिर वजह क्या बनी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, आपने मेरे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की गुफ्तगू सुन ली, क्योंकि आप शायद ऑन ग्राउंड मौजूद थे वहाँ पे। तो ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है, ये तो आप माशाल्लाह खुद बहुत शाइस्ता और सुलझी हुई गुफ्तगू करने वाले हैं। तो ये कहाँ पे, किस तरफ लेकर जा रहे हैं आप असेंबली को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। गुजारिश आपसे एक कर दूं, पाकिस्तान में ये जो रिवायात हमसे मंसूब की जा रही हैं, इन रिवायात की दाग बेल बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा के दौर में डाली गई थी। आप याद करें 88 की असम्बली, 90 की असम्बली, 93 की असम्बली, यहाँ जो गो बाबा गो लगारी गो, और किस तरह के हालात अपोजिशन क्रिएट किया करती थी अपने अतबार में। अभी मैं अपने दोनों फाजिल दोस्तों को सुन रहा था, दोनों जमहूरी जमातों से हैं, लेकिन इनकी गुफ्तगू सुनकर मुझे आज अंदाज़ा हुआ कि बहुत जल्द लोग अपनी रिवायात से हट जाते हैं। आज इन्होंने जितने भी हमें नसीहत करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, काश ये अपने अदवार में खुद भी इन नसीहतों पर अमल कर लेते। जहां तक मौजूदा वाक़े का ताल्लुक है, कतन ऐसा नहीं है कि अपोजिशन की तरफ से कोई गैर अखलाकी रवैया अख्तियार किया गया हो। मलिक अहमद खान साहब, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनके साथ मैं पहले भी अपोजिशन में, वो अपोजिशन में थे, हमारी उस वक्त गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की पंजाब में, मुझे उनको सुनने का मौका भी मिला, उनके साथ काम करने का मौका भी मिला। मैं उन जैसे शाइस्ता शख्स से इस तरह की एग्रेशन की तवक्को नहीं रखता था। अपोजिशन के लोग हमेशा लोगों की आवाज बनकर चुके। गवर्नमेंट्स जब लोग इक़्तिदार में होते हैं ज़मीर साहब, उनके कान भी बंद हो जाते हैं, उनकी आंखें भी बंद हो जाती है, उनकी सिर्फ जुबान चलती है। और ये पाकिस्तान की वो बदतरीन और मैं इसको मनहूस तरीन हुकूमत कहूंगा कि जिसके जिम्मे पाकिस्तान के लोगों की बद्दुआएं समेटना है। पंजाब का ये जो बजट पेश किया गया, आप बजट बुक को उठाएं, बिस्मिल्लाह से शुरू करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक के बाद पूरी बजट बुक में झूठ, तारीफें, मुस्तकबिल के झूठे वादे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि जी बजट टैक्स फ्री है, पंजाब के लोगों पर कोई बजट नहीं है, जबकि कोर्ट फीस ड्यूटी जो 1870 का एक्ट था उसमें तरमीम करके अभी लोग 1 जुलाई के बाद जब रजिस्ट्रियां करवाने जाएंगे, जब मुख्तलिफ अपनी सेल परचेज की डीड बनवाएंगे, लोगों को उस वक्त मेरी गुफ्तगू का पता चलेगा और लोगों को उस वक्त मालूम होगा आज पंजाब की ये अपोजिशन किसके लिए आवाज बुलंद कर रही थी। कहा जाता है टैक्स फ्री बजट है। सर, एग्रीकल्चर हो, आम आदमी हो, ताजर हो, आपका एजुकेशन का शोबा हो, हर शोबे को इन्होंने अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाया है। अगर अपोजिशन ने कटौती की तरीके कट मोशंस दी हैं, वो गवर्नमेंट साइड से बिल्कुल रिजेक्ट हो गई हैं। और ज़मीर साहब यकीन करें, ऐसे ऐसे इश्यूज हैं, ये जो हमारे गवर्नमेंट साइड के जो एमपीएस हैं, वो हमें गैलरीज में जब मिलते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी तो जुबान बंदी है, आप हमारी जुबान बने हुए हैं। कोई शख्स पूछेगा मरियम नवाज साहबा से क्या पंजाब का एजुकेशन सिस्टम
डिफरेंट एनजीओज को देने जा रही हैं। मतलब एजुकेशन का जो बजट है उसमें एक भी एजुकेशन की स्कीम मेंशन नहीं है। मैं आपको बुक पेश कर देता हूं, उसमें तारीफ और तौसीफ उस प्लानिंग की है जो ये करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान पंजाब के 13,500 स्कूल्स को एनजीओज को देने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में गैर मुल्की एनजीओज पाकिस्तान के बच्चों को तालीम देंगी। तालीम कौमों को बनाने में रोल प्ले करती है, तालीम कौमों को जोड़ने में रोल प्ले करती है, तालीम बच्चों की ज़हन साजी करती है कि उनका अपने असलाफ के साथ रिश्ता क्या है और उन्होंने फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपको नदीम कुरैशी साहब से कहता हूं सर, नदीम कुरैशी साहब, सर एक मिनट, नदीम कुरैशी साहब देखें, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं इससे किसी को कोई एतराज नहीं है कि आपने आवाम की आवाज बनना है, आपने वही आवाज जो है पार्लियामेंट में लेकर जानी है। सवाल यह है कि जो मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं कि गाली गलौज तक मामला गए, उसको तो आपको भी तो चाहिए कि उसको कंडेम करें। सर 5 लोग हैं। मलिक अहमद खान साहब हैं, ख्वाजा सलमान रफीक साहब हैं, राना इकबाल साहब हैं, मियां मनशाउल्लाह भट्ट साहब हैं, 1-2 और लोग ले लें जो मुतदिल मिजाज लोग हैं, जो चीजों को समझते हैं। ये हलफ दे दे कुरान पाक पर कि किसी जगह गाली गलौज हुई है, मैं माफी मांगूंगा असेंबली में आकर इनसे। देखिए असेंबलीज में नारे लगते हैं और भाई आप 1400 साल की इस्लामी तारीख में पहली बार लोगों को खवातीन की गवाही के बगैर इद्दत केस में सजाएं दिलवा रहे हैं। आप गैर मुल्की खवातीन के हवाले से बेपनाह स्कैंडल्स किसी शख्स के साथ जोड़कर उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आप पूरे मुल्क के खजाने बेचकर खा गए हैं। आप एक अंगूठी पर 700 प्रोग्राम मीडिया को मैनेज करके करवा रहे हैं। मेरी एक सुन लीजिए, मैं ज़मीर भाई ये गुजारिश कर दूं आपको। नदीम कुरैशी साहब आप एक जुमला सर क्विकली मैं चाहता हूं कि मैं देखें मरियम नवाज साहबा पंजाब की वजीर आला हैं, उनके वालिद भी वजीर आजम रहे, उनके चचा भी वजीर आजम है। अब एक खातून को जिसको नया लीडर बनाकर पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जी ये पाकिस्तान को फ्यूचर में लीड करेंगी, उनको काम सिखाने की ख्वाहिश करने वाले लोग अब इस बात पर बैठे हुए हैं अकड़ कर कि जी आपने मोहतरमा चूंकि बड़े हसास मिजाज की है, नाजुक मिजाज है, उनकी तकरीर के दौरान शोर नहीं करना, आपने सुनना है उनको। ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों की फ्यूचर की, चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, जुमला आ गया, ऐसा नहीं होगा। हमारा आईन हमें आईन इजाजत देता है, हमें कानून इजाजत देता है। नदीम कुरैशी साहब आपका जुमला आ गया, प्लीज। सही आपने जो बात कर दी कि हल्फन कुरान उठा लें तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन चलें जो भी है। लेकिन उन्होंने तो आप जो कह रहे हैं कि जी वो नाजुक मिजाज हैं और वो तो उन्होंने तो कह दिया था कि आप लोगों ने शोर करना है, करें, वो अपनी तकरीर जारी रखेंगी। चलें, बिल्कुल सही है। राजा रियाज साहब, प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उस दिन कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए बाकायदा एक दफा फिर मुज़ाकरात की ऑफर कर दी, और मैं सुन रहा था आज ख्वाजा आसिफ साहब को, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सीरियसली उन्होंने ऑफर किया, ये कोई पॉलिटिकल गिमिक्री नहीं है। अब क्या समझते हैं कि अब पीटीआई की तरफ से इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस आपको लग रहा है कि आएगा कि चलें जी 100 बिस्मिल्लाह बैठकर बात करें, बाकी सब कुछ सियासत चलती रहेगी? जी मेरे भाई, ये जिस दिन वज़ीर आज़म साहब ने ऑफर की थी उसी दिन एक शाम को प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैंने बड़ा क्लियर कह दिया था कि ये नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनका मकसद असेंबली में बैठना या हाउस को चलाना या मुल्क की बेहतरी के लिए या मुल्क के जो गरीबों के मसाइल हैं इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद है इंतशार फैलाना, इनका मकसद है कि मुल्क तरक्की ना करे। जो पार्टी अपने वजीर खजाना से ये IMF को खत लिखवा सकती है कि इनको कर्ज ना दिया जाए, जब IMF का इजलास हो रहा तो अमेरिका में पाकिस्तानियों को कहते हैं कि वहां जाके एहतजाज करें, पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, बिजली के बिल कहते हैं जला दें। कभी आज तक किसी लीडर ने बिजली का बिल हाथ में पकड़ के कहा है कि इनको जला दें? तो मेरा भाई समझने की कोशिश करें। लेकिन उसके बाद राजा रियाज साहब आपने शामिल हुए थे उनके साथ। राजा रियाज साहब माजरत से सर, वो 2014 और फिर 2018 में आप उनकी सीट जी। आप पहले मेरी बात सुन लें, इनका एजेंडा मैंने अंदर से जो पार्टी या जो चेयरमैन बुजदार को वजीर आला लगा दे, उसके बाद क्या हम पंजाबी खामोश रहते? बुजदार जैसे करप्ट आदमी को, बुजदार जैसे जिसने लूटा, आज तक
पाकिस्तान की तारीख में, पंजाब की तारीख में डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ कभी पैसे दे के नहीं लगे। आप भी इस चीज की गवाही देंगे। लेकिन बुजदार के दौर में वो गोगी जो भाग गई अरबों डॉलर लेके, डिप्टी कमिश्नर, बात देखे, गौर करे, और जिसने पूरा जिला चलाना होता है, डीपीओ जिसने पूरे जिले के लोगों को इंसाफ देना होता है, चोरों डाकुओं से बचाना होता है, इन्होंने उनसे पैसे लेके वो जिले पूरे के पूरे जिले बेच दिए। और उन डीसीओ और डीपीओ ने जो पैसे लिए, उन्होंने फिर वो पैसे जो इनको दिए, वो सारे पैसे फिर अवाम की जेबों से निकाले। तो अब क्या हम इनको क्या समझा सकते हैं? ये समझने के लिए तैयार नहीं, ये अपनी एक ही जिद पे अड़े हुए हैं। राजा रियाज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा रियाज साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थोड़ी सी स्पेस का मसला है उनके लिए पंजाब में, और शायद उस पर कुछ मामला तय भी हो गए हैं कि जहां पे उनका रनर अप था, या असर रसूख है, या जहां पे उनके हैं कैंडिडेट्स जो जीत के आए हुए हैं, वहां पे कम से कम ये जो जिली इंतजामिया है उसमें उनका राय ली जाए, उनकी मतलब मर्जी शामिल की जाए। तो वो भी अब एक है। कादिर खान मंदोखेल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब इंतखाबात से पहले, इंतखाबात के बाद, हुकूमत साजी से पहले, हुकूमत साजी के बाद, और उसके बाद फिर जॉइंट सेशन से अपने जो सदारती खिताब होता है उसमें फिर उन्होंने कहा था कि बातचीत करनी चाहिए। और अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, जिसको ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये बाकायदा जेन्युइन ऑफर है। अब आपको लगता है कि मामला किसी तरह टेबल पर जा सकेंगे? देखिए, अभी भी दूसरे चैनल पे ये न्यूज़ चल रही है कि बाकायदा उमर अयूब साहब को जदकोब किए, उनकी गाड़ी के मुक्के मारे, और सोशल मीडिया भी आपने भी सुना होगा, बाकायदा गालियां दिए, और ये कहा कि अगर इमरान खान रिहा नहीं हुआ तो तुम लोग सारे क़यादत कौम रोडों पे घसीटेंगे। ये अभी पीपल्स पार्टी को छोड़िए, नूली को छोड़िए, ये अपनी खैर बना ले, इनकी सफ़ों के अंदर जो है ना ये हाल है। और मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ, ये आज ये कल के वाक़े के जो इस्लामाबाद कोर्ट में हुआ, उससे पहले कि मेरे सारे अगर टॉक शो देख लें, मैं ये कहता था कि इनको इमरान खान साहब की कोई फिक्र नहीं है, ये अपनी पोर्टफोलियो एंजॉय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए कितने मरे जा रहे थे आपस में, चाहे शेर अफजल मरवत साहब हो, चाहे वो वकास शेख साहब हो, इनके आपस में लॉजेस के मजे ले रहे, कमेटियों के मजे ले रहे हैं, TADA ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, बस खाना पूरी के लिए कुछ एहतजाज कर ले और बस काम खत्म। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, आप मुझे बताओ, मैं भी पिछले 30 साल से वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस चला रहा हूँ। वहां पे अगर कोई जज केस नहीं चलाता है या कोई प्रोसिक्यूशन, जैसा कहा जाता है कि पंजाब पुलिस नून लीग के अंडर है, होगा अंडर, इसमें कोई शक नहीं होगा, मगर वहां जो जजेस बैठे हुए क्या वो भी नून लीग के अंडर है? अब अगर एक जज साहब केस नहीं चला रहे, आप दरखास्त दे दे, उसकी अपील दाखिल करे, जैसा आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि PTI के अंदर दरारें पैदा हो चुकी है। ये अभी इसी तरह माँ बहन की गालियों पे उतर आएंगे और इसी तरह गाली गलोच करेंगे, क्योंकि इसकी तरबियत भी इसी टाइप की हुई है, उनकी तरबियत भी इसी हुई है। जो मोहतरम कुरैशी साहब फरमा रहे हैं बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में, गो नवाज गो इमरान खान गो, या गो जो भी गो, ये तो जमहूरी नारे, गाली गलोच तो नहीं दे रहे थे, ना उस वक्त दिए ना आज दे रहे। जमहूरी नारे वो आप ही लगा ले, लेकिन वो अभी कहा खुद अपनी बातों से, खुद अपनी ये बातों से ये साबित कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा को चचा और वालिद जो है ट्रेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपने चचा और वालिद का नाम तो लिया होगा असेंबली में, आपने तो खुद साबित कर दिए। फिर मेरी बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने। कुरान उठाने के तो ये तैयार है वो, भाई कुरान उठाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो असेंबली की सारी प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड होती है, रिकॉर्ड मंगा के देख ले। अगर गाली ली दी है तो आप स्पीकर के सामने रख ली, मीडिया के सामने रख ले। तो मैं समझ रहा हूं कि ये कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और इनसे इनका चेयरमैन खुश भी होता है। तो इस वजह से ये अपनी रोजी हलाल कर इन चीजों से, और कुछ नहीं। मुज़ाकरात नहीं करेंगे? मुज़ाकरात तो वो मुज़ाकरात तो कहते हैं हम जमहूरी पार्टी से नहीं करेंगे, हम आर्मी चीफ से करेंगे, हम BGISI से करेंगे। ये तो खुला खुला कहता है। और ये भी कहते हैं कि भाई ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्या देगी,
हम ये कहते हैं कि घूम फिर के आपको हमारे पास आना पड़ेगा। घूम फिर के आपको अगले ने हरी झंडी दिखा दी है। अभी जो आप एम्पायर की उंगली और गेट नंबर 4 से आते जाते थे वो चीजें आपका बंद हो चुका है। आपको वापस इन्हीं पार्टी सियासी लोगों से ही मुज़ाकरात बातचीत करनी चाहिए। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, मेरे पास और कोई सवाल नहीं है, आपने बातें सुन ली, एक सवाल बस ऐड कर लीजिएगा उसमें, ये जो विद इन पीटीआई मामलात हैं ये किस तरफ चल रहे हैं? क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी कुछ बोल रहे हैं और हामिद खान उनका जवाब दे रहे हैं, तो ये फिर उमर अयूब साहब अभी तक कह रहे हैं कि मैं शायद इस्तीफा वापस नहीं लूंगा या शायद ले लें। क्या मामलात हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ज़मीर साहब पंजाब असेंबली के हवाले से, चूंकि आपके प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं कांटेक्ट में नहीं था, मैं नहीं सुन पाया था, मेरी बात नहीं हो सकी। पंजाब के 12 करोड़ लोग सुनना चाहते हैं कि पंजाब में अपोजिशन क्या रोल प्ले कर रही थी। पंजाब की अपोजिशन अपने लिए को मराहत नहीं मांग रही थी। पंजाब के अरकान असेंबली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो लोगों के ऊपर इन टैक्सेस के भरमार पर बात कर रहे थे। हमने वहां वो मरियम नवाज साहबा ने जो इलेक्शन कैंपेन में कहा था, आज के बाद हिस्ट्री में पहली बार 300 यूनिट जलाने वाले को बिजली का बिल नहीं आएगा, हम मरियम नवाज साहबा को वो याद दिला रहे थे। हम वो पूछ रहे थे, वो जो कहती थी कि जी हर घर में मैं सोलर फ्री दूंगी इंतखाबी कैंपेन में, हम वो सोलर की डिमांड उनसे कर रहे थे। अगर अपोजिशन एहतजाज ना करे, बिल्कुल, ये आप अभी पहले बता के हटे हैं, बिल्कुल प्रोसीडिंग्स अभी सुन लेना जी, आप सुन लें। अभी कादर मंदोखेल साहब ने कहा जी प्रोसीडिंग्स निकलवा लें, आप पंजाब असेंबली की इस बजट सेशन की प्रोसीडिंग्स निकलवाएं। अगर 95% पंजाब असेंबली में पीएमएलएन के एमपीएस ने मरियम नवाज साहबा की खुशामद के अलावा पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए एक तजवीज दी होगी, माजरत करूंगा, मैं आज भी कहता हूं कोई गाली गलोच नहीं हुई, सियासी नारे लगते हैं। पंजाब असेंबली में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी एजुकेटेड लॉट सामने आई है। मुझे अफसोस है मलिक अहमद खान साहब के रवैये पर, उन जैसा शाइस्ता और एजुकेटेड शख्स प्रेशर में आ गया। आप ये पहले कह चुके साहबा की तकरीर के दौरान उन्हें शोर अच्छा नहीं लगा। चलें, अब आप और मैं दूसरा नदीम कुरैशी साहब, रियाज साहब से, नदीम कुरैशी साहब, मैं राजा रियाज साहब, वजीर आजम की ऑफर मुज़ाकरात सुन लेना जी सर, मैं राजा रियाज साहब को भी गुजारिश करूंगा, ये जिस दौर में ये खुद अपोजिशन लीडर थे ना, ये जरा अपनी तकारीर निकालें, यही उस वक्त के वजीर आला के हवाले से किया करते थे और जो उनकी अपोजिशन किया करती थी। ये आज जो यहां बैठे हैं, इनको पाकिस्तान की अवाम ने सजा दे दी है। मेरे दोनों भाई आज असेंबली से बाहर हैं, एक को फैसलाबाद ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरे को कराची ने रिजेक्ट कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के इस रवैये को ना भूलें। ठीक है, आप इक़्तिदार में आ गए हैं, एक साजिश के जरिए बैरूनी आकाओं के हुक्म पर आज इक़्तिदार में आप लोग आ गए हैं, तो इक़्तिदार का ये तकब्बुर बड़ी जल्दी खत्म होता है। नदीम कुरैशी पहले भी कोई शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी खुदा होने का इतना यकीन था। सही, नदीम कुरैशी साहब सुन ले, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नदीम कुरैशी साहब, मेरा सवाल वजीर आजम की ऑफर और अंदरूनी मामलात। जी देखिए, वजीर आजम की ऑफर पर बिल्कुल बात हो सकती है, उनकी ऑफर पर बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन मरियम नवाज साहबा वजीर आला पंजाब हैं, शहबाज शरीफ साहब की भतीजी हैं। उन्होंने पंजाब असेंबली सेशन के दौरान एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी। मुझे हैरानी है कि आप समेत जमीर भाई किसी न्यूज चैनल ने उस ब्रेकिंग न्यूज को पिक नहीं किया। वो क्या ब्रेकिंग न्यूज थी? मरियम नवाज साहबा ने हल्फन कहा, और आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर ऑफ द हाउस ने असेंबली सेशन के दौरान हल्फन कोई बात नहीं की। ये दो साहबान है, एक इनके चचा ने, इनके वालिद ने बात की थी, नवाज शरीफ साहब ने, और ये साहब खातून है जिन्होंने कहा है कि मैं हल्फन कहती हूं कि हम अपने किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठा रहे। तो ये पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ जो पुलिस के रोज क्रैकडाउन होते हैं, वो किसके हुक्म पर हो रहे हैं? इनसे सवाल पूछा जाए। आज पंजाब के मुंतखब अरकान असेंबली पंजाब असेंबली के गेट के बाहर से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हो सकती है। सर, आपके सवाल का जवाब है कुरैशी साहब, प्लीज नदीम कुरैशी साहब, आपके सवाल का जवाब। सर, आपने कहा है कि सर प्लीज मुकम्मल करें ना, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए, मैं गुजारिश करूं, मैंने ये कहा कि अमल में और कॉल में फर्क नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं कर रहे, दूसरी तरफ एक 1.5 साल से खवातीन जेलों में है। इमरान खान साहब का क्या कसूर है? क्या जुर्म किया है उन्होंने? पाकिस्तान की इज्जत की बहाली की बात की है।
पाकिस्तान को एक आजाद खुद मुख्तार रियासत जो मोहम्मद अली जिन्ना नदीम कुरैशी साहब, मुज़ाकरात की कोशिश की है। आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं या नहीं है? और दूसरा, आपके अंदरूनी मामला इतने खराब हुए हैं, अभी कादिर खान मंदोखेल साहब ने भी बताया, राजा रियाज साहब ने भी बताया, और हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं फवाद चौधरी के बयानात, हामिद खान का जवाब। सर आज की मैंने तो जिंदगी भर ज़मीर भाई ये देखा कि अपोजिशन, कादिर खान मंदोखेल साहब कुछ कह रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया। पहली हुकूमत है, रिपोर्ट अभी चल रही है दूसरे चैनल पे, रिपोर्ट 2 तारीख को खान साहब को पेश करेंगे कि शेर अफजल मरवत के कहने पे हुआ, उसको जुदकोब किया, रिपोर्ट में लिख रहा है बकायदा। चलें, ये लें, सुन लें। नदीम कुरैशी साहब क्विकली प्लीज, फौरी तौर पर जवाब दें प्लीज सर। एक जवाब और गुजारिश करूंगा, एक जवाब और देखा था, इसने मेरे हवाले से बात की कि कराची वालों ने हरा दिया है, मुस्तफा कमाल ने 3800 वोट लिया, पूरी दुनिया को पता है वो किसका मुखबर खास है। चलें, कराची वालों नहीं, पाकिस्तान को पता है वो मुखबर खास है। चलें, के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा, माजरूर के खिलाफ इस्तेमाल किए, आपका खिलाफ इस्तेमाल किए, बिल्कुल आपको वापस छाट रहा है और उसको मंदोखेल साहब बनता है। बिल्कुल, चलें मंदोखेल साहब, आपने प्लीज नदीम कुरैशी साहब प्लीज फौरी तौर पर, मैंने राजा रियाज साहब से फाइनल कमेंट मंदोखेल साहब को, अच्छा जी जरूर राजा साहब के सुने चुके, ये राजा महाराजाओं ने बोल रहे हैं, हमने नहीं बोलना। आप एक तो ना मंदोखेल साहब से मैं गुजारिश करूंगा, ये अपना दुखड़ा जो है ना अवाने सदर में जाके सुनाए, चेयरमैन को सुनाए, कौम को ना सुनाए। कौम आपकी इन दोगली बातों से ना नफरत करने लग गई है। आप इक़्तिदार में भी हैं और आप अपोजिशन में भी हैं। आपके अंदरूनी पीटीआई के अंदरूनी मामलात का जवाब देना नदीम कुरैशी साहब। नदीम कुरैशी साहब सुन लें जी, देखिए मैं गुजारिश करता हूं आपको, तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल टाइम में है, तहरीक इंसाफ आप सारे हुक्मरानों को पूरी कौम पीटने के लिए तैयार है, आपके आकाओं का हाथ आपके सर से उठेगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा इंतशार मुल्क में फैले, लेकिन आपको वोटों से लोग पीटेंगे, अपने वोटों से। मेरे सवाल का जवाब दे दें, आप फिर उधर चले जाते हैं। मुझे जवाब दे दें कि आपके अंदरूनी पीटीआई के मामला कहां जा रहे हैं, क्विकली। देखिए मैं आपको गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इंटैक्ट है। हम चूंकि मुश्किल में हैं, हम तकलीफ में हैं, पाकिस्तान की पूरी हुकूमतें इस वक्त एक केपी की गवर्नमेंट छोड़ के सारी हुकूमतें, उनका मतब नजर आम आदमी की बेहतरी नहीं है, हमारी सर को भी है। हमें रुसवा करना है, हमें जेलों में डालना है, हमें एफआईआर। मेरे पास वक्त कम है, मैं राजा रियाज साहब से फाइनल कमेंट ले लूं। मैं आपका पॉइंट आ गया नदीम कुरैशी साहब, आपने माशाल्लाह बहुत तफसील से राजा साहब के सुने जी। मुझे इजाजत दें, मैं राजा रियाज साहब से जी राजा साहब की सुने सर, हम भी बहुत ही तफसील से बता दिए। रिपोर्ट राजा की आएगी, बारात अनोखी होगी, हम देख ले, रिपोर्ट तैयार ये कि शेर अफजल मरवत ग्रुप ने उसको मारा। वो नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि राजा की आएगी बारात और पता नहीं क्या आगे। राजा रियाज साहब, आप बानी पीटीआई के साथ रहे हैं, तो अब ये जो अंदरूनी मामलात हैं, जिसका उन्होंने जेल से कहा है कि मुझे रिपोर्ट दें, और जिस तरह अभी बताया जा रहा है कि इनके वर्कर्स भी अब अपने लीडर्स पर हाथ उठाने को जा रहे हैं, और उनका मुतालबा ये है कि या तो हमारे बानी पीटीआई को जेल से बाहर करो, वरना तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे बताएं कि ये अपनी अदालत लगा लेंगे या लीडर्स के पास तो नहीं है, ये तो मामला तो अदालती हैं सारे। इसमें भाई मैं अर्ज करूं कि ये सारा पीटीआई जो है ना, ये दुनिया की एक अजीबो गरीब जमात है, इसमें कोई नज़्बो ज़ब्त नहीं। इमरान खान जो है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो खुश होता है, लड़ाई करा के वाहिद लीडर है, पार्टी के लोग लड़ रहे हो तो वो खुश होता है कि ये लड़ रहे हैं, मेरी तरफ ना आए या आपस में लड़ते रहे मरते रहे, मेरी तरफ ना आए। तो ये राजा साहब फैसलाबाद में कोई आपकी बात नहीं सुनता, जिला फैसलाबाद ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। मुझे पता है नदीम कुरैशी साहब, राजा रियाज साहब आपकी पूरी गुफ्तगू में नहीं बोले, मुझे सारा पता। ये इनका तरीका ही करना ही है। अभी ये दरमियान मैं इनका मकसद ही इंतशार है जी। इन्होंने लड़ाई झगड़े गाली गलोच, अभी देखे ना, मैंने कोई बात नहीं की, इन्होंने मुदाखलत शुरू कर दी, गाली गलोच, बरात आ गई, इस तरह की गुफ्तगू टीवी पे बैठ के कर रहे हैं। तो इनको जरा समझाएं कि गुफ्तगू का तरीका क्या होता है, किस तरह अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं और अगलों पे तनकीद करते। इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने अपने लीडरों को मारना शुरू कर देना, लीडरों ने वर्करों को मारना शुरू कर देना। एक इमरान खान खुश है कि
कि सब लड़ाई हो रही है, मेरे पीछे कोई नहीं और उसके पीछे कोई नहीं। उसकी ना चोरी पे ये बात करते हैं, उसकी ना डकैती पे ये बात करते हैं, किसी तरफ इन्होंने जो उसके गलत चीजें। अच्छा जमीर साहब अभी अच्छी बातें कर रहे हैं, बुजदार ये मुअत्तल नहीं हो सकते, इनको इजाजत है। बुजदार नहीं अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो कह रहे हैं कि आपको तरीके से डिफेंड करना चाहिए। वो राजा साहब कह रहे हैं कि आपको राजा साहब डिफेंड करना राजा साहब का बड़ा महत्व तरीका है। राजा साहब कह रहे हैं कि जो इल्जामात लगते हैं इनको तरीके से डिफेंड करना चाहिए, ये बोला है। क्यों राजा साहब, मैं गलत हूं? आपने राजा साहब आपको शोभा नहीं देती, आप जैसे बुजुर्ग को राजा साहब नहीं अच्छा लगता, आपके मुंह से नहीं अच्छा लगता तनकीद इस तरह की। आप भी सियासी तनकीद करें, सियासी बात करें, आप जायज दलील से बात करें। आपने शुरू किया है, देखें ये तो कोई बात नहीं, फिर आप बात कर ले। मैंने तो प्यार से बात की है, मैंने कोई गुस्ताखी राजा साहब नहीं की, मैंने तो प्यार में बात की, मैंने गुस्ताखी नहीं की आपके हवाले से। राजा रियाज साहब कह रहे हैं, एक मिनट राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि आपको इन मामलात को, जो आपके इल्जामात लगते हैं, इनका ऐसे तरीके से जवाब देना चाहिए। उन्होंने वो इल्जामात गिनवाए हैं, वो कोई आपके ऊपर बात थोड़ी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इतने संगीन इल्जामात हैं, इनका आप ऐसे तरीके से जवाब दें। जी राय साहब, सही कहा मैंने? नहीं, ये जवाब दे नहीं सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने लड़ाई पे, झगड़े पे, गाली गलोच पे आना होता है। हमने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है कि बुजदार के लोग डीजी खान से आके लाहौर में बैठे हुए थे और वजीर आला का रेट 5,000 रुपए था। इसके रिश्तेदार फैसलाबाद में एक बंदे से आए, मैं हल्फन कह रहा हूं, 10 सूट लेके उन्होंने फैसलाबाद के बंदे का काम, 10 सूट का रेट है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, तो उसके बाद ये क्या बात करें? मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, फिर मैं वापस आता हूं। क्विक छोटी सी एक ब्रेक लेके, तो फिर थोड़ी से एक कमेंट आप सबसे दोबारा लेता हूं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, राजा रियाज साहब को कहीं जाना था, उन्होंने माजरत कर ली। कादर खान मंदोखेल साहब, नबील गबोल साहब का एक मैं बयान देख रहा था, वो कहते हैं कि हम नून लीग की हुकूमत को धक्का स्टार्ट पर चला रहे हैं। एक तो ये मामला है, दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोशिश की गई मौलाना फजलुर रहमान साहब से राब्ते बढ़ाने की, क्योंकि वो PMLN से तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि भाई नहीं बात करेंगे। मेरे ही प्रोग्राम में उनके जो सेनेटर हैं वो कह के गए थे कि जी पत्थर पर लकीर है, उसकी वजूहात कुछ और भी होंगी। लेकिन PTI भी कोशिश कर रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि PTI जो है वो 9 मई से डसी हुई है, उनके पास शायद उस तरह का वर्क फोर्स अब नहीं है, स्ट्रीट फोर्स नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को वो कह रहे हैं कि हमारे साथ निकलें, तो ये है कि शायद वो जरा इंपैक्ट डाल सकें। अब आप मुझे बताएं कि एक तो पहली स्टेटमेंट के धक्का स्टार्ट का मतलब क्या है, दूसरा ये कि ये मामला किस तरह आगे चलेंगे, क्योंकि बजट तो बहुत ही मुश्किल और सख्त आया है आवाम के लिए। जी बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल नबील गबोल साहब के धक्का स्टार्ट का मतलब ये है कि टोटल डिपेंड कर रहा है पीपल्स पार्टी के ऊपर मुस्लिम लीग की वफाकी हुकूमत। आज पीपल्स पार्टी खंदा हटा दे तो ये धड़ाम से गिरेंगे, नंबर एक बात। दूसरी बात जो आपने मौलाना साहब की बात की है, यकीनन मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के पुराने दोस्त है और अभी हाल ही में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मौलाना साहब के साथ हमारा एहतियात रहा सेनेट की नशस्तों पे, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी साहब का हो चाहे बलूचिस्तान का हो। तो ये अभी इलेक्शन के बाद की बात है। सही। दूसरी बात ये, अगर थोड़ी देर के लिए आप फर्ज करें कि मौलाना साहब और PTI का आपस में माजी के गाली गलोच को भूल के पेचअप भी होता है, एहतियात भी होता है, तो किसके खिलाफ मौलाना साहब किसके खिलाफ वो एहतजाज करेंगे? ना तो पंजाब में उनका 1 सीट है, ना सिंध में 1 सीट है, बलूचिस्तान में माजी से ज्यादा सीटें जीती हुई है। खुद मौलाना साहब अपने घर से हार गए, बलूचिस्तान से जीत गए। जो वो बेनिफिशियरी है, जो सीटें मौलाना साहब हारी है, वो तो PTI ले गए। तो वो तेरी किसके खिलाफ दाखिल करना चाहते हैं? मुझे तो ये मंतक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मौलाना साहब को अच्छी तरह पता है कि ये U-turn के मास्टर है, ये आज भी गेट नंबर 4 की ताले की चाबी ढूंढ रहे, ये आज भी एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे। इसी वजह से असद कैसर साहब की कई मुलाकातों के बाद मौलाना साहब
गारंटी मांग रहे हैं कि भाई आपका क्या गारंटी है कि कल का आप यू टर्न, तो वैसे आप यू टर्न बड़े आदमी की निशानी बता रहे हो, तो हम मैदान में छोड़ेंगे, और अगर एहतियात हो भी जाए तो किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, मेरा यह सवाल है आपके सामने। सही। कादिर खान मंदोखिल साहब, क्विकली मुझे एक बात का और जवाब दे दें, क्योंकि हालात बड़े टफ आ रहे हैं, महंगाई दोबारा बढ़ रही है, रिवाइज कर दिया है 13.5% जून का इन्फ्लेशन, 12% टारगेट है, लेकिन जिस तरह के टैक्सेस लग रहे हैं, महंगाई तो आवाम तो इनके पीछे निकल आएगी, चाहे वो मौलाना साहब निकलें या पीटीआई वाले निकलें, तो उन हालात को कैसे हैंडल करेंगे? क्विकली सर। मैं तो ये समझ रहा हूं कि अवाम को जो कल निकलना था वो आज निकल रहे हैं, हमारी बला से हमें कोई परवाह नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि अवाम को भी अच्छी तरह पता है, और आपको और मुझे भी अच्छी तरह पता है कि वज़ीर आज़म असेंबली के फ्लोर पे कह चुका है कि हमने IMF के साथ मिलकर बजट बनाया। सही। ना इसमें नून लीग का, नवाज शरीफ साहब का या शहबाज शरीफ का कोई विजन है, ना उसके अंदर कोई अक्लमंदी है। सही। वही इम्पोर्टेड वजीर खजाना है, उसी ने आदाब शुमार बना दिए, उन्होंने ओके कर दिए। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया है, पीपल्स पार्टी ने सख्त मौकफ लिया है। पीपल्स पार्टी की वजह से कुछ चीजें बेहतर हुई है, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट का, स्टेशनरी किताबों के ऊपर टैक्स की छूट, या उसके अलावा कराची बूंद बूंद को तरस रहा है उसके लिए पैसे का प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही, जरदार के लिए बिल्कुल सही, सिंध हुकूमत ने जो ऐलानात किए उसके पैसे नहीं दिए, तो ये सारा भुगतेंगे, नून लीग भुगतेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। सही। नदीम कुरैशी साहब, क्विकली सर, लास्ट मिनट सर जी, ये जो सारी सूरत हाल है कि क्या आप लोग, आप पंजाब में आपके लिए निकलना मुश्किल है, एक केपी है जहां से आप निकल सकते हैं, वहां पे भी आप तवक्को ये कर रहे हैं कि मौलाना साहब लीड करें, तो क्या आप वो कहते हैं कि भी मुझे डाउट्स हैं, और उन्होंने अभी भी कुछ अर्सा पहले भी कहा है, परसों तरसों भी उनकी स्टेटमेंट लगी हुई। सर, मैं नेशनल लेवल की पॉलिसी की बजाय ना आम आदमी की बात करना चाहूंगा। मेरे भाई कादिर मंदोखिल साहब ने भी फरमा दिया कि जी हम जिम्मेदार नहीं है, नून लीग जिम्मेदार है। यार, इससे बड़ी को तारीख में मुनाफकत होगी। जिस बजट को इनके लोग अपने वोट से पास कर रहे हैं, ये उस बजट को ओन ही नहीं कर रहे। इससे बड़ा लोगों के साथ धोखा कोई होगा? ये है रॉन्ग नंबर या नहीं? हम इसीलिए कहते हैं कि ये रॉन्ग नंबर है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और इन्होंने एक और फिक्रा फरमा दिया, देखिए अंदाजा करें इनकी ज़हनी हालत का। ये जिस दिन हमने कांधा हटा दिया, नून लीग की गवर्नमेंट बैठ जाएगी, और भाई आप दोनों कांधे पे सवार हैं, और सिर्फ आपके सियासी वो जो कांधों पे लेके जाए जाते हैं ना कब्रिस्तान जनाजे, सियासी जनाजे, उसका निकलने का इंतजार है। वो पाकिस्तानी कौम देख रही है जो आप उसके साथ कर रहे हैं। आप अपनी मुराद बढ़ा रहे हैं, आपने इस मुल्क को सिर्फ आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हो, आवाम की बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।